हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स क्विज। तो एज यू ऑल नो, जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं उसमें पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो वो 15 क्वेश्चन कैसे होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। तो 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस के साथ जो ऑप्शन आपको सबसे सही लगता है आप वो करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हम करेंगे इसका आंसर जो आंसर डिस्कस करने के बाद उसकी होगी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होने के बाद वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सो अब कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, डू कमेंट दैट एज वेल। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन सीरीज पसंद है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ई रूपी। First, e-rupees will be issued in the same denominations as paper currency and coins. Second, only state-owned public sector banks are permitted to issue the e-rupees in India. Third, it is a fungible legal tender for which the holders need not to have a bank account. Which of the above statements are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2, 3, यानी कि all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि अब जो ई रुपीज़ है वो सेम डिनोमिनेशंस जैसे कि पेपर करेंसी होती है उसकी सेम वैल्यू रहेगी। कॉइन्स की जो वैल्यू रहती है वही सिमिलर वैल्यू जो है ई रुपीज़ की रहेगी। यानी कि इट इज़ अ फंजाइबल लीगल टेंडर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो होल्डर्स हैं यानी कि जिसके पास भी ई करेंसी होगी उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट हो। ठीक है। तो अब ये क्या है, ई रुपी जो है एक तरह से किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ भी रहा है काफ़ी टाइम पे। तो पहले हमें ये चीज़ पता थी कि ट्रायल बेसिस पे चल रहा था ये सब कुछ। तो फाइनलाइज जो है अब क्या होगा कि इट इज़ सेम एज द फिएट करेंसी, यानी कि बिल्कुल हमारे हाथ में जो करेंसी होती है और उसको एक्सचेंजेबल बनाया जाएगा 1 to 1 विद द फिएट करेंसी, राइट। एंड साथ ही साथ फंजाइबल लीगल टेंडर्स, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट होने की किसी के पास ज़रूरत नहीं है। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था जैसे ट्रायल बेसिस पे काम चल रहा था। तो सबसे पहले इनिशियली 4 सिटीज़ में यानी कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर में इसको ट्रायल बेसिस पे रन किया गया। एंड लेटर इसको एक्सटेंड किया गया कहाँ पे? अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला में भी। ठीक है। अभी फिलहाल 8 बैंक्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं ई रुपी, जिसमें कौन से हैं? एसबीआई है हमारे पास, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है। एंड फर्स्ट फेज में ये 4 सिटीज़ कवर कर रहे थे। अब सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें जब ये सिटीज़ भी बढ़ गई तो बैंक्स भी बढ़ गए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी अब ई रुपी दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल ई रुपी यूज़ कैसे कर सकता है? ठीक है। इसको इशू किया जाएगा सेम डिनोमिनेशंस में पेपर करेंसी की तरह या कॉइन्स की तरह। एंड इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? थ्रू इंटरमीडिएटरीज, दैट इज द बैंक्स। तो बैंक्स आपको खुद से इशू करेंगे ई रुपीज़ को। ठीक है। एंड फर्दर ऑन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। डिजिटल वॉलेट जो है उसके थ्रू जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपको ई रुपीज़ देंगे। एंड साथ ही साथ आपके मोबाइल फोन्स एंड डिवाइसेस पे फर्दर क्या होगा, ये चीज़ जो है सेव हो जाएगी, जो अमाउंट है आपके पास सेव्ड रहेगी, राइट। एंड जो यूज़र है वो विड्रॉ कर सकता है डिजिटल टोकन बैंक से भी, जैसे कि वो इवेंचुअली कैश को विड्रॉ करते थे। एंड अब वो अपना डिजिटल टोकन जो है वॉलेट में भी रख सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं उन्हें ऑनलाइन और इन पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं वाया एन ऐप। Next question we have is consider the following statements with respect to ALH Mk3 helicopters. ठीक है। First, ALH Mk3 helicopters have been jointly manufactured by Hindustan Aeronautics Limited and Russia's Sukhoi. Second, the aircraft has the ability to switch roles from an offensive platform with heavy machine gun to that of benign one carrying a medical intensive care unit. Select the incorrect statement. ठीक है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है इसमें? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कैसे है कि वो इंडिजिनियसली हमारी जो ये ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हमने बनाया है। तो सुखोई का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस वजह से थी। इसके अलावा इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि मैरीटाइम रिकग्नाइजेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ एक्सटेंडेड रेंजेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इसको शिप से भी हम यूज़ कर सकते हैं दिन में भी
और रात में भी। एंड साथ साथ जो एयरक्राफ्ट है इसकी ये स्पेशलिटी है कि रोल्स को स्विच कर सकता है। कैसे कि ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स में, यानी कि हैवी मशीनरी जिसमें मशीन गन इंक्लूडेड है उसको भी ऑपरेट कर सकता है ये। इसके अलावा अगर हमें इमरजेंसी की ज़रूरत हो, यानी कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह भी ये फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू ज़ॉम्बी वायरस सीन इन न्यूज़ रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट रेफर्स टू अ वायरस दैट इज फ्रोजन इन आइस एंड इज डॉर्मेंट। Second, these viruses are considered to be dead and they do not possess any threat to humans. Select the correct statements using the codes given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A1 ओनली। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है दैट मीन्स कि जो हमारा ज़ॉम्बी वायरस है दैट इज़ अ फ्रोजन या वायरस, या कह सकते हैं वो मरा नहीं है, डॉर्मेंट है, आइस में हमेशा से फ्रोजन रह चुका है। तो यानी कि अब अगर हम ज़ॉम्बी वायरस को डिस्कस करते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस ऐसा वायरस है जो कि फ्रोजन इन आइस एंड डॉर्मेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जाती है, ये डेड वायरसेस नहीं है, इनएक्टिव है। जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे वापस से हमारे, अगर हम कहीं एटमॉस्फेयर के साथ, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग के सिनारियो के जिस हिसाब से हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी हमने देखा था कि मेल्टिंग ऑफ आइस शीट से क्या होगा, वायरस जो है वो फर्दर डिस्पर्स हो जाएंगे, राइट। तो वो एक्सपोजर मिल जाएगा जब एटमॉस्फेयर के साथ उन डॉर्मेंट वायरसेस को, तो वापस से वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट ग्लोबल वार्मिंग सिनारियो जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दे कैन कॉज थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements. First, facial recognition technology can detect and identify individual faces from an image containing one or more people's faces. Second, facial recognition can identify human faces in both images and videos. Third, in the recently launched Digital Yatra facial recognition initiative in airport, passengers are not required to carry their ID cards and boarding passes. Which of the above statements is or are correct? A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के ऑल ऑफ द अबव। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन इनिशिएटिव्स। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई थी, उसका लिंक मैं भी आपको वीडियो को ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप जाकर डिजी यात्रा को इन डिटेल जो है वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन का मेन मोटिव क्या रहता है कि वो आपके फेस को थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स जो है आइडेंटिफाई करेगा। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो कंफर्म कर देता है वो पर्सन की आइडेंटिफाई उनके फेस को यूज़ करने के साथ साथ। तो वो फेस को मेजर करता है, फेशियल फीचर्स को इमेज में भी एज वेल एज वीडियो में भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये रिकॉग्निशन काम करती है, डिटेक्ट करती है, एनालाइज करती है और रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो स्पेशलिटी रहती है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की। तो बात करें डिजी यात्रा की, तो एज आई टोल्ड यू वीडियो ऑलरेडी बनी है, बट ऊपर से बता देती हूँ, ऐसा रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम डिजी यात्रा दिया गया है फॉर एयरपोर्ट की एंट्री। इसका मतलब कि अब आगे से कोई भी अगर पैसेंजर है उसको किसी भी तरह की आईडी को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटलाइज या डिजिटल तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन के टेक्निक से क्या होगा, फर्दर आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा और आप बोर्ड कर पाएंगे अपनी फ्लाइट को भी। ठीक है, फर्स्ट फेज में इनिशियली 7 एयरपोर्ट्स में इसको जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एयरपोर्ट्स हैं जो कि उस वीडियो में भी डिस्कस किया गया था, दिल्ली, बैंगलोर और वाराणसी में से जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद 4 और एयरपोर्ट्स जिसमें हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा जो है उसमें माना जा रहा है कि बाय मार्च 2023 डिजी यात्रा का जो प्लेटफॉर्म है या फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements with respect to Wassenaar agreement. ठीक है, first, it is a voluntary export control regime which monitors exchange information on transfer of conventional weapons and dual use goods and technologies. Second, admission of new members into the grouping requires the consensus of majority of members. Third, the arrangement does not impede civil transaction and is not directed against any state or groups of states. Choose the correct answer using the code given below. A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वासेनार एग्रीमेंट एक तरह से ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें अब क्या हुआ कि
फॉर्मली इसे स्टैब्लिश किया गया जुलाई 1996 में और इनिशियली हमारे पास 42 मेंबर्स भी थे। अब उनका मेन मोटिव यही था कि वो जितनी भी ट्रांसफ़र हो रही है कन्वेंशनल वेपन्स की या डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हर एक के लिए ओपन है। ठीक है, कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, बिल्कुल भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर बनना चाहती है वो बन सकती है। बट जो एडमिशन होगी उसमें सारे मेंबर जो कि ओरिजिनली पार्ट थे इसका, उनकी कंसेंसस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कन्वेंशनल वेपन्स की इन्फॉर्मेशन है, तो कंसेंसस हर एक मेंबर की यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। एंड ये जो अरेंजमेंट है डज नॉट इम्पीड द बोनाफाइड सिविल ट्रांजैक्शन, और सिर्फ डायरेक्टेड नहीं है अगेंस्ट एनी स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं है। जो भी इसमें मेजर्स लिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट होंगे किसके अकॉर्डेंस विद द मेंबर कंट्रीज की जो नेशनल लेजिस्लेशन या पॉलिसीज जिस हिसाब से अलाउ करती हैं, उसी के बेसिस पे जितने भी मेंबर के नेशनल डिस्क्रिशन है उसी के बेसिस पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को फर्दर शेयर कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल ही वॉलेंट्री है, कोई भी यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन कोई भी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड है, वो वासेनार अरेंजमेंट जो है एक तरह से वो हमारा क्या है, एक अरेंजमेंट है या ट्रीटी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द B-21 राइडर रिसेंटली सीन इन न्यूज़? A. Russia's unmanned combat air vehicle. Second, B. A bomb detection device indigenously developed by the DRDO and the Indian Institute of Science. C. A long-range strike stealth bomber developed with the nuclear capabilities for the US Air Force. D. Russia's first long-range nuclear-capable strategic bomber. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक स्टेल्थ बॉम्बर है, ये डेवलप किया गया फॉर यूएस एयरफोर्स जिसके पास क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो अब ये B-21 राइडर जो है मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है यूएस एयरफोर्स का। ठीक है, और डेवलप किसने किया है इसे, यूएस की डिफेंस मेजर नॉर्थरॉप ग्रामन ने। ठीक है, और 21 जो ये B राइडर है इट इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय कंपनी एज डिजिटल बॉम्बर, जो इसका दूसरा नाम रहेगा, तो उसको आप याद रखिए। एंड ये एनिमी को हिट कर सकता है विद कन्वेंशनल मिसाइल्स ऑल्सो, और साथ ही साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी ये जो है रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। First, monkeypox is a rare viral infection similar to smallpox. Second, monkeypox is a zoonosis, that means the disease is transmitted from infected animals to humans. Third, human to human transmission is limited. Which of the above statement or statements is or are correct? A. 1 and 3, B. 1 and 2, C. 2 and 3, D. all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो मंकी पॉक्स जो है एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो कि सिमिलर जो है किस तरीके के, स्मॉल पॉक्स के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो रैशेस बॉडी में आते हैं दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेट कर चुके हैं हम, बट अगर हम देखते हैं जो भी रैशेस आते हैं इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये एक ऐसी ऑर्थोपॉक्स वायरस की जो अगर हम कहें डिजीज है, जीनस किस चीज़ की है, ऑर्थोपॉक्स की, राइट, ऑर्थोपॉक्स वायरस की, जीनस ऑफ वायरसेस जिसमें क्या वायरोला वायरस यूज होता है जिससे स्मॉल पॉक्स कॉज होता है। सो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ दिस कि वायरोला वायरस की वजह से। ठीक है, एंड जो वैक्सीनिया वायरस की वजह से, जो कि अब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में फर्दर यूज भी होता है। तो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स रहते हैं, ऑल्दो दे आर लेस सिवियर। तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ह्यूमंस में आई है फ्रॉम एनिमल्स इटसेल्फ, राइट। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है फर्दर लिमिटेड क्यों है, क्योंकि अब डायरेक्ट ट्रांसफर तो है नहीं है। ट्रांसमिशन तभी हो सकती है जब कॉन्टैक्ट आता है विद बॉडीली फ्लूइड्स या लीजन्स या कट्स होते हैं यानी कि स्किन के ऊपर। ठीक है, इंटरनल म्यूकोसल सर्विसेज आते हैं, सर्फेसेज आते हैं, इसके अलावा माउथ या थ्रोट से, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to ILO, consider the following statements. First, it is an independent non-profit organization that aims at providing financial assistance and employment opportunities to the developing nations. Second, the standard set by ILO is non-binding in nature. Third, India is a founding and a permanent member of ILO. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट तो है बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये यूएन की एक एजेंसी है। सो अब इसका एम क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हमारे लेबर्स को, बट कैसे सेट करेंगे, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के थ्रू। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बिकॉज के जो ILO के स्टैंडर्ड्स हैं दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं
ठीक है, कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं एंड कुछ यहाँ पे हमारे पास अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या आ जाता है कि कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि अब स्टैंडर्ड्स जो हैं लेबर के लिए सेट कर दिए गए हैं, डेवलप्ड नेशंस उसको इजीली फॉलो कर सकती हैं या फॉलो कर भी रही हैं इनफैक्ट, राइट। वेयरएज विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, यहाँ पे क्या इशू आ जाएगा, उन लेबर स्टैंडर्ड्स को मैंडेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एज अ सिनेरियो या एज अ अगर हम देखें केस यहाँ पे ILO का, अगर इसे हम मैंडेटरी कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं नेचर में, तो जो मेंबर्स ILO के बनते हैं उनका जो मेन मोटिव है ILO सेट करने का वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ILO का एंड साथ ही साथ एक परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to project Unnati, consider the following statements. First, it has been launched to showcase indigenous products of the Indian states at G20 meetings. Second, the cost of the project is entirely carried out by central government. Select the correct statements using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रोजेक्ट उन्नति क्या है कि बेसिकली यहाँ पे मनरेगा वर्कर्स के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट इसका बियर कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायरली कर रही है। तो यहाँ पे मनरेगा स्कीम में यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, 100 वर्क डेज जो होते हैं लेबरर्स के लिए, राइट, वर्क डेज दिया जाता है। एंड यहाँ पे कौन सी लेबर इंक्लूड होती है, दैट इज अनस्किल्ड लेबर, राइट। अनस्किल्ड लेबर के अलावा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 100 डेज का उनको वर्क देने के बाद उनको स्किल प्रोवाइड करना चाहती है गवर्नमेंट कि वो अनस्किल्ड लेबर जो है स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होकर फर्दर क्या करे, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। तो प्रोजेक्ट उन्नति उसकी वजह से काम कर रही है। सो एज अ नेम सजेस्ट कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट आप प्रोग्रेस भी तो करें। 100 दिन का काम करने के बाद जरूरी थोड़ी है कि आपको मनरेगा स्कीम वापस से काम देगी, ठीक है। तो आपकी उन्नति तभी होगी कि आप अपने अनस्किल्ड जो आपका जो स्टेटस है उसको आप स्किल्ड करके फर्दर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements with respect to MEER-KAT, that is Meerkat Radio Telescope. First, it is the world's largest radio observatory telescope, which is the Perseus to the Square Kilometer Array Telescope. ठीक है। सेकेंड, इट इज बिल्ड बाय नासा एंड विल बी को होस्टेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द जापानीज स्पेस एजेंसी। थर्ड, द टेलीस्कोप विल स्टडी द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C 1 and 3, D 2 and 3 only. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। तो अब जो मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, टेलीस्कोप, जो कि परसिक्योर है ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, ठीक है। सो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप जो है बेसिकली यहाँ पे हमने क्या चीज़ पूछी है क्वेश्चन में कि नासा ने एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं बनाई है, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका ने मिलकर किसके साथ, यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसे बनाया है, राइट। और ये किसके लिए बनाई गई है, एम क्या है कि अनलॉक करेंगे मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप जो है, जब हम बात करते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न केप टाउन में, जहाँ पे कार्नेवन में, ठीक है, 90 किलोमीटर आउटसाइड दैट। एंड साथ ही साथ ये पर्सिक्योर है किस चीज़ का, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप का, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्चुअली में इनिशिएटिव है क्या जिसका ये पार्ट है, ठीक है। सो लेटर ऑन विल डिस्कस दैट एज वेल। तो वास्ट प्रोटेक्टेड रिजर्व है ये कार्नेवन का, और मेन अफ्रीकन बेस है, हंड्रेड्स ऑफ एंटेने हैं जहाँ पे इट कैड इवेंचुअली बी साइटेड कहाँ से, कीनिया से एंड गाना से। सो इतनी ह्यूज है ये कि जिसके एंटेनाज हैं गाना और कीनिया से भी देखे जा सकते हैं। एंड मेन फोकस इसका क्या रहेगा कि रेडियो वेव्स को नहीं पड़ेगा, ये मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स जो है इसका मेन फोकस रहेगा मेगा टेलीस्कोप का, ठीक है। और इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें या ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन की बात करें, रिमोटनेस की वजह से चूज की गई है, सिमिलर टू दैट ऑफ हानले, राइट, जो लद्दाख में अगर हम बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है हमारी ऑब्जर्वेटरी, सिमिलर टू दैट ऑफ दैट कि जो यहाँ पे इसकी लोकेशन है ड्यू टू हिल्स एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा शील्ड अगेंस्ट रेडियो इंटरफेरेंस, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू भारत नेट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो बतानी है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। Second, the entire project is being funded by the Universal Service Obligation Fund. Third, the project is center-state collaborative project with the states contributing free rights of way for establishing the optical fiber network. Which of the above statement or statements are incorrect? तो incorrect statement कौन सी है? A 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D none.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसका क्या काम है कि डिजिटलाइजेशन करेंगे। डिजिटलाइजेशन जो है हमारा मोदी गवर्नमेंट का एजेंडा है, बट डिजिटलाइजेशन पॉसिबल तभी होगी कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल एरियाज तक भी पहुंचाएं या मोस्ट रिमोट एरियाज तक भी पहुंचाएं। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि डिजिटली कनेक्ट करना चाहते हैं ग्राम पंचायत को या विलेजेस को इंडिया की, ताकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके टू द रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, BSNL, राइटेल, पावर ग्रिड, एंड फंड कौन कर रहा है इसको, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और ये जो प्रोजेक्ट है सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जहाँ पे स्टेट जो है फ्री राइट्स ऑफ वे जो है अब वो कर रही है कंट्रीब्यूट। तो ये फ्री राइट्स ऑफ वे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे अगेन बताइए, वील डिस्कस दैट एज वेल। एंड साथ ही साथ इस्टेब्लिश करना चाहती है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Paris Club seen in news recently is related to A. Denuclearization, B. United Nations Security Council reforms, C. Payment solutions, D. Space technologies। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के पेमेंट सोल्यूशंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो पेरिस ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हैं, कहाँ से, मेजर क्रेडिटर कंट्रीज में से, जिनका काम क्या है कि वो ऐसे कोऑर्डिनेटेड और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने ताकि जिनको उन्होंने क्रेडिट प्रोवाइड किया है, यानी कि जो डेटर कंट्रीज हैं उनको वो ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपने जो लोन उन्होंने क्रेडिटर कंट्रीज से लिया है या ऑफिशियल से लिया है उनको ताकि इजीली रीपे वो कर पाएं। और इंडिया इस क्लब का मेंबर फिलहाल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। First, it is the first and only permanent international court with jurisdiction to prosecute individuals for crime against humanity and war crimes. Second, the ICC is governed by the Assembly of State Parties, which is made up of the states that are party to the Rome Statute. Third, for an individual to be prosecuted by the court, only territorial jurisdiction must always exist. Choose the correct answer using the code given below. A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी को हमने आईसीजे के साथ जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। आईसीजे जो है हमारा यूएन का एक ऑर्गन है, राइट, वेरा जब हम आईसीसी की बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंटायरली डिफरेंट है। तो इट वाज द फर्स्ट एंड द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट जहाँ पे जुरिसडिक्शन किस चीज़ के लिए थी, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स की थी। तो बेसिकली जिनीवा कन्वेंशंस के तहत, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे वॉर क्राइम्स की बात या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात हम करते हैं वो जिनीवा कन्वेंशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे अब आईसीसी जो है गवर्न किसके थ्रू किया जाता है, ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया है कि ऐसे असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज जो कि अब रोम स्टैट्यूट का पार्ट है उसके द्वारा अब आईसीसी को गवर्न किया जाता है, राइट। तो अब वेरा जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जब कोर्ट को प्रोसिक्यूट करना है तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करें या जब हम पर्सनल जुरिसडिक्शन की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, whereas जब हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं तो कोर्ट की जुरिसडिक्शन कहाँ की रहती है, यानी कि हर एक नेचुरल पर्सन के ऊपर रहती है। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन कौन से, वो पर्सन यानी कि जो कि अब या तो उस रोम स्टैट्यूट के अंडर उसका पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो स्टेट जिन्होंने खुद से ही, जो कि रोम स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है बट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है आईसीसी की जुरिसडिक्शन, कैसे, एक डिक्लेरेशन को फाइल करके विद द कोर्ट। सो अब एज अ रिजल्ट अब कोई ऐसा कंट्री भी तो हो सकता है जो रोम स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है बट उन्होंने डिक्लेरेशन भी जो है वो साइन नहीं की है। सो अब इन दैट केस अगर वो वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कवर अप नहीं करते हैं, राइट, या वो बच जाते हैं अपने किए कराए से, सो व्हाट हैपेंस इज कि सेकंड टेक्निक हमारे पास क्या रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। पहले तो हमने पर्सनल जुरिसडिक्शन की बात की, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है या पर्सनल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ टेरिटरी वो कौन बढ़ा या घटा सकता है, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जगह जिसके ऊपर अगर किसी भी कंट्री जो है जो इसका पार्ट नहीं बन रही है रोम स्टैट्यूट का या उसने डिक्लेरेशन साइन नहीं की है, स्टिल उन्होंने वॉर क्राइम्स को या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कमिट किया है, वो तो ऐसे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आईसीसी के अंडर आते ही नहीं है। बट अंडर दैट सिनेरियो इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली, तो यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएंगे, उनको सारा केस समझाएंगे। सो अगर वो अलाउ करते हैं तो ये पर्सनल जुरिसडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जगह या वो पर्सन या वो कंट्री रोम स्टैट्यूट का
पार्ट है या उन्होंने डिक्लेरेशन साइन की है या नहीं. सो ऑल इन ऑल यहाँ पे ICC को के अंडर या जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है उसे लाया जा सकता है अंडर दैट केस. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. फर्स्ट, इट इज अ कंट्रीज सोल इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. Second, it consists of a chairperson who shall be a person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance or corporate affairs and such other members not exceeding 10. Third, the account for NFRA, that is National Financial Reporting Authority, is monitored by the Comptroller and Auditor General of India. Choose the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली. कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है और जो अकाउंट है NFRA का उसको मॉनिटर कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वेयर एज ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका हाफ पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, कि जो चेयरपर्सन है वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए. हो सकता है उसके पास एक्सपर्टीज हो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस या कॉर्पोरेट अफेयर्स में, बट जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दैट नॉट मस्ट बी एक्सीडिंग 10. ये चीज़ जो है वो गलत है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 15. ठीक है, द मेंबर्स मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग दैट इज 15. तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट भी की गई है कि एमिनेंस होनी चाहिए बट नॉट एक्सीडिंग 15 मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following pairs are correctly matched? First, black hydrogen produced by the use of fossil fuels. Second, pink hydrogen produced through natural gas. Third, grey hydrogen produced through the electrolysis but using energy from nuclear power sources. Select the correct code and answer the following. A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ एक ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ब्लैक हाइड्रोजन विद द प्रोड्यूस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. वेयर एज जो पिंक हाइड्रोजन है उसको इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी कि पिंक हाइड्रोजन वो होती है जो इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर सोर्सेज. वेयर एज जो हमारी ग्रे हाइड्रोजन होती है दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द नेचुरल गैस. इसके अलावा हमारे पास एक ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट भी रहता है, दैट इज कि नोवल कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हो रहा है, यानी कि जीरो कार्बन फ्यूल जो है जिसका हमारे पास फोकस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द पेरिस एग्रीमेंट एज वेल. तो उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स में क्या क्या रिलीज होता है हमारे पास? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, एंड साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो रहा है. ठीक है, रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द विंड एंड सोलर एनर्जी, जिसमें स्प्लिट होता है किसमें? इनटू वाटर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको यूज किया जा सकता है जनरेशन ऑफ पावर के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि विंड या सोलर सिस्टम से. एंड एक मेजर स्टेप रहेगा टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस. सो अब यहाँ पे COP27 का रोल यहाँ पे प्ले किया जा सकता है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डू कॉमेंट योर स्कोर्स. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच.